सरकार बनने में 44 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन एग्जिट पोल के जो अनुमान है, वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल किया है एबीपी न्यूज और निल्सन ने, उस एग्जिट पोल के अनुमान अमेठी सीट के लिए क्या बताते हैं ये आपको बताएंगे। हमारे साथ अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती देने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास जुड़ गए हैं। कुमार विश्वास से हम बातचीत करेंगे और कुमार विश्वास से सवाल पूछने के लिए मेरे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी और विजय विद्रोही मौजूद हैं। ये दोनों कुमार आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जिट पोल के मुताबिक अमेठी का नतीजा क्या रहने वाला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी क्या होगा? क्या राहुल गांधी के लिए चुनौती बन पाएंगी बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। राहुल गांधी सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमेठी की सीट पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जीत दर्ज करेंगे, ऐसा हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। और दूसरे नंबर पर बीजेपी की स्मृति ईरानी आ रही हैं और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास हो सकते हैं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। यानी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कड़ी चुनौती के बावजूद अमेठी की अपनी सीट को बचाने और उसे जीतने में कामयाब हो रहे हैं और उन्हें टक्कर और चुनौती दे रही है स्मृति ईरानी। दूसरे नंबर पर आ रही हैं, तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास। जहां तक दिल और दिमाग के रिश्ते का सवाल है, मेरा दिल कहता है कि कुमार विश्वास को कम से कम दूसरे नंबर पर रहना चाहिए, लेकिन दिमाग नहीं कह रहा। अब दिमाग तो इस वक्त एग्जिट पोल का चल रहा है ना। और कुमार विश्वास खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुमार, बड़ा सवाल ये कि एग्जिट पोल के अनुमान बता रहे हैं कि अमेठी में झाड़ू नहीं चलेगी, गलती कहां हो गई? ज्योति जी, एक तो इतनी अधीरता क्या है, मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं कि अगले 2 दिन टेलीविजन के पास चलाने के लिए कुछ सार्थक नहीं है, तो आपको इस तरह के सवाल पैदा करके उनके उत्तर चाहिए। लेकिन ऐसी अधीरता क्या है? 40 घंटे प्रतीक्षा कर लेते हैं। अगर राहुल गांधी जीत रहे हैं तो उनको बधाई, स्मृति जी अगर दूसरे नंबर पर आ रही है तो उनको भी बधाई। और अगर 4 महीने 1200 गांव घूमने के बाद, एक अच्छा कैंपेन करने के बाद, सामर्थ्यवान तरीके से अगर मैं तीसरे नंबर पर आ रहा हूं तो मेरे लिए सांत्वना आप लोग व्यक्त कर देना कि बहुत मेहनत की, लेकिन तीसरे पर रहे। आपको क्या लग रहा है? ऐसा आधैर्य किस बात का? थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है? मुझको तो लग रहा है कि अगर 1200 गांव में आप घूमे हैं, मुझको लग रहा है, आप गए हैं जमीन पर, मुझको लग रहा है, मुझको लगता है कि अगर कहीं सत्य है, अगर कहीं ईश्वर है, अगर लोकतांत्रिक संवाद की कोई मेहनत की कोई कीमत है, तो मेरे अलावा वहां कोई नहीं जीतना चाहिए। मैं 4 महीने पहले वहां गया, एक अच्छे उम्मीदवार की तरह मैं 1200 गांव में गया, 40 रात गांव में रुका, एक एक दरवाजे गया, एक एक आदमी से मिला और उस आदमी के यहाँ गया जो कभी हेलीकॉप्टर से नीचे उतर के सुरक्षा चक्रव्यूह तोड़ के मिलता नहीं है लोगों से। इसके दलाल अमेठी में फैले हुए हैं। अमेठी में लोगों के पास पीने को पानी नहीं है। हलियापुर एक ब्लॉक है जहां 100 गांव नदी का पानी पीने के लिए अभी तक अभिशप्त है। तो मैंने पूरा काम किया। कुमार साहब, अगर आपको क्या लगता है कि जैसे ही आपने नामांकन भरा था अमेठी से या चुनाव प्रचार का सिलसिला वहां शुरू किया था, तभी अगर वहां पर अरविंद केजरीवाल चले जाते तो एक अलग माहौल बनता और उस माहौल का लाभ आपको कहीं ना कहीं अभी मिलता हुआ नजर आता? आपको लगता है कि केजरीवाल ने आपको पूरा समर्थन नहीं मिला? विजय जी, एक ऐसा सवाल है कि हमारे घर के अगर दिवंगत ना होते तो गांव तक हमारे खाट बिछा करती पूरी सड़क पर, इतने लोग हो गए होते। ये कोई सवाल हुआ क्या? मैं पार्टी के महत्वपूर्ण लोगों में हूं। मुझे चुनौती दी गई कि आप जाके राहुल गांधी को परास्त करिए। मैं वहां गया और उस गढ़ में कभी भाजपाई घुसते नहीं थे। 25,000 इनकी वोट अकेला छोड़ दिया ना आपकी पार्टी ने करते थे। लेकिन लास्ट में जब राहुल गांधी हारने लगे, अरे आप आश्चर्य की आज ही बात कर रहे हैं, मैं अपनी सीट पर लड़ने के लिए, लोग अपनी सीट पर लड़ने के लिए गए थे, पार्टी अपना काम कर रही थी। मैं क्या ये पूछ कर गया था कि मैं जाऊंगा तो पूरी पार्टी पहले वहां लगाओ, पहले वहां फील्डिंग करो, पहले वहां मुझे इतने पैसे दो? मैं गया और जिस तरह चुनाव लड़ना चाहिए मैंने वहां चुनाव लड़ा और मुझे बड़ा सुख हुआ कि जब मैंने देखा कि रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ भाजपा की कोई हलचल नहीं है, कोई रैली नहीं हो रही है। लेकिन राहुल गांधी जब हारते दिखाई दिए तो अहमद अंकल की जो दोस्ती थी वो काम आई और राज्यसभा की एक सदस्य जिनके पास 5 वर्ष बकाया हैं, उन्हें भेजा गया कि एंटी राहुल गांधी वोट जो कुमार विश्वास ने पैदा कर ली है लड़ लड़के, हमला सह के, झगड़ा सह के, गाड़ियां तोड़वाकर, अपनी हड्डियां गलाकर, जाओ उन्हें बांट के आओ ताकि राहुल गांधी आराम से जीत सके। मुझको एक भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, मैंने उनसे कहा आप ये मुझे कहीं मिल गए? मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले आप क्या समझते हैं, वहां राहुल गांधी विपक्ष में बैठा रहे वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप विपक्ष में बैठे रहे वो ज्यादा अच्छे होंगे? तो मैंने कहा मैं आपकी बात समझ गया, क्योंकि इन दोनों की नूरा कुश्ती ऐसे ही चलती रहती है। तो हमने एक चुनाव लड़ा और हमने इन राजनेताओं को दिखाया
राहुल गांधी सड़क सड़क घूमे, प्रियंका गांधी 15 दिन रुकी, सोनिया गांधी ने जिंदगी में पहली बार 14 साल में उतर के कहा मेरे बेटे की रक्षा करना, राहुल गांधी ने तुलोई में कहा मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं, इस बार माफ करना। यही राजनीति सिखाने तो गए थे हुजूर कि हवाई जहाज से नीचे उतरो, अमेठी की गली गली जाओ, और हमने राजनीति सिखा दी। जीत हार क्या होती है? कुमार विश्वास, आप ये कह रहे हैं कि गांव गांव घूमे, लोगों से मिले, सब कुछ सही है, आप घूमे, लेकिन इस घूमने में आप अकेले थे और आपके साथ कुछ आपके समर्थक नजर आ रहे थे, पार्टी के बड़े नेता उस तरह से नजर नहीं आ रहे थे जैसे कि बनारस में पूरी टीम उतरी। तो ये कसक कहीं ना कहीं तो आपको भी है जब आप ये कहते हैं कि बनारस में घाट है और पंजाब में माहौल है इसलिए लोग गए, तो ये कसक तो है ना कहीं। नहीं देखिए, अमेठी में सुविधाएं नहीं थी, विजय विद्रोही बैठे, इनसे पूछिए ये खाना सही जगह नहीं खा पा रहे थे, अमेठी में कुछ है ही नहीं। तो राहुल गांधी से पूछिए ना कि पूरा खानदान तुम्हारा यहाँ से प्रधानमंत्री रहा, अमेठी में तुम्हारे पास एक होटल की जगह नहीं है, एक ठीक से बैठने का रेस्टोरेंट नहीं है, पार्टी के नेता इसलिए नहीं पहुंचे आपके पास? पूछिए। लेकिन चुनाव चल रहा था क्या? नहीं, चुनाव चल रहा था, लोग अपनी जगह थे। अरविंद पंजाब गए हुए थे, उसके बाद महाराष्ट्र गए, उसके बाद दक्षिण में गए, फिर बनारस में जब चुनाव हुआ तब सारे चुनाव निपट चुके थे, इसलिए पूरी पार्टी बनारस पहुंच गई। मैं भी आखिर के 3 दिनों बनारस पहुंचा। अमेठी में जो भी लोग आए उनका बहुत बहुत आभार। सबसे बड़ी बात यह है, जिस दिन मैं अमेठी में एंटर हुआ था, हमारे 3 कार्यकर्ता थे पूरी अमेठी में, 3 केवल, तीनों 55 साल से उम्र उनकी ज्यादा थी। उन तीनों आदरणीय साथियों के बाद आज की तिथि में अमेठी में 17,500 नियमित कार्यकर्ता हैं। इसे संगठन कहा जाता है, इसे नेतृत्व कहा जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर पार्टी ने जोर लगाया था, कुमार विश्वास, आपने वहां पे जाकर के अच्छा चुनाव लड़ा, आप खुद ये कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पार्टी ने थोड़ा और जोर लगाया रहता तो आप और बेहतर चुनाव लड़ सकते थे और जो 3 नंबर पे जाने की आपकी आसार दिख रहे हैं वो और ऊपर होते आप? हो सकता है 16 तारीख को आप ये कहें कि कुमार विश्वास ने अकेले चुनाव लड़ा इसलिए कुमार विश्वास जीत गया, बहुत अच्छा रहा। निर्णय कुछ भी हो सकता है। देखिए, जय और पराजय युद्ध में इस बात से नहीं तय की जाती कि आपने जीत हार जमीनों पर कितनी की, आपने दिलों पर कितना कब्जा किया। अमेठी पर कब्जा कोई भी करे, अमेठी के दिल पर मेरा कब्जा है। अमेठी प्यार मुझसे करती है। कुमार भैया वहां के भैया हो चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा जीतें हारें अमेठी नहीं छोड़ेंगे। अमेठी में जो घर है, अमेठी में जो ऑफिस बनाया, अमेठी में जो संगठन तैयार करा है, उसके लिए लड़ते रहेंगे। और अमेठी में दलालों के माध्यम से जो पूरे अमेठी के गांवों का शोषण किया है इन कांग्रेसियों ने, उसके खिलाफ वहां अमेठी में लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे देश की राजनीति कहीं रहकर करें। कुमार विश्वास, अभी आप ये नहीं कह रहे कि पार्टी ने सहयोग नहीं दिया, बल्कि आप कई मंचों पर ये कह चुके हैं कि आप अकेले लड़ते रहे, पार्टी की तरफ से लोग नहीं आए, लेकिन अभी आप ये मानने को तैयार नहीं, अभी आप ये शब्द नहीं कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या स्मृति ईरानी का जब नाम का ऐलान हुआ, मैं तो बार-बार ये कह रहा हूं, ये आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपने अभी नहीं बोला ना, आप अभी थोड़ा बच रहे हैं बोलने से। कुमार विश्वास, सवाल अब दूसरा मेरा ये कह रहा हूं कि जिस दिन मेरे ऊपर हमला हुआ उस दिन मेरे पास स्थानीय साथी थे। जी, अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि स्मृति ईरानी के जब नाम का ऐलान हुआ तो क्या स्मृति ईरानी के आने से जो खेल था पूरा अमेठी का वो बिगड़ गया, आपको लगता है? देखिए, स्मृति ईरानी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, उन दोनों ने मेरे भाषण सुने। स्मृति ईरानी का रूट चार्ट वो बनता था कि जिन जिन गांवों की तरफ मैं गया हूं उन रास्तों पर जाया जाए। उन्हें पता था ये आदमी राहुल गांधी के खिलाफ असंतोष पैदा कर चुका है अपने भाषणों से गांव में रुक रुक कर। अब इस असंतोष को मोदी आ रहे हैं कह के भुनाया जाए। और उनका जीतने का कोई उद्देश्य नहीं था। एक राज्यसभा में जिनके पास 5 साल हूं, जो एएनआई पर मना कर चुकी थी मैं नहीं लड़ूंगी अमेठी, उनको भेजा इसलिए गया था कि राहुल विरोधी वोट कुमार विश्वास के पास इकट्ठी हो रही है, राहुल गांधी हार रहे हैं। और अहमद पटेल इस भूमिका में थे और तय करा गया बनारस में आप हमें जिताइए, अमेठी में हम आपके राहुल गांधी को बचाएंगे। और बचाने के लिए वहां पहुंचे। अन्यथा मुझे बताइए, आपके दर्शक देख रहे हैं, रायबरेली क्यों नहीं गए? सोनिया माइनो कहे छे, सोनिया मेन बोले छे, सोनिया जी कहती हैं, ये भाषण करने वाले लोग रायबरेली क्यों नहीं गए? क्योंकि रायबरेली में सोनिया गांधी जीत रही हैं, तो जीतती हुई को क्या प्रॉब्लम पैदा करना? राहुल गांधी हार रहे हैं अमेठी में, तो राहुल गांधी को बचाओ किसी तरीके से। नरेंद्र मोदी, पिछली बार तो जो आदमी खड़ा करा था सब 25,000 वोट मिली थी। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में सभी पार्टियों को सामने आना चाहिए, उनकी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि एनडीए अगर अपने बल पर भी पूरी तरह से बहुमत मिल गया तब भी वो दूसरी पार्टियों से उम्मीद करेंगे सहयोग की। तो ऐसे में आपकी भूमिका क्या होगी एक व्यक्ति के तौर पर, क्योंकि आप पहले भी नरेंद्र मोदी के लिए कविताएं भी गा चुके हैं और उनके पक्ष में भी बहुत कुछ बोल चुके हैं। एक तो मुझे लगता है कई बार आप लोग शरारतपूर्ण तरीके से तथ्यों को रखते हैं। मैंने आज तक कोई कविता नरेंद्र मोदी पर नहीं लिखी, वो मेरे कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। और जैसे एक यजमान पंडित कहता है कि आपकी बल वृद्धि हो, आपका ऐश्वर्य बढ़े, ऐसे मैंने कमेंट कहा था, जिसे पूरे चुनाव के दौरान आप लोगों ने चलाने की कोशिश की कि मैंने कोई कविता लिख दी है। पहले तो इस तथ्य को दुरुस्त करें। और दूसरा, कौन सा राष्ट्र? येदियुरप्पा वाला राष्ट्र?
अडानी अब कहां कहां कब्जा करेंगे, इस वाला राष्ट्र, या निशंक जी गंगा के बाद यमुना को कैसे लूटेंगे, इस वाला राष्ट्र? कौन से राष्ट्र निर्माण में लगे हम? या पिछला वाला राष्ट्र जिसमें कंधार में आतंकवादी छोड़ाए थे, या वो वाला राष्ट्र जिसमें मुशर्रफ जिसकी वर्दी पर खून सना हुआ था उसको मिस्टर प्रेसिडेंट कह के ये भाजपा ही ले आए थे? कौन से वाले राष्ट्र का निर्माण करे? राष्ट्र की पहले भूमिका तो हो, राष्ट्र की पहले परिभाषा तो करो। अगर राष्ट्र हमारे ही घोषणा पत्र में आपने कहा था, हमारे घोषणा पत्र में आपने कहा था कि आप बीजेपी को वोट भी दे चुके हैं, और वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो आप नरेंद्र मोदी को ज्यादा प्रेफर करेंगे। अरे देखिए, आप झूठ बोलना विजय विद्रोही जी मेरी आदत नहीं है। अब मैं आपके घोषणा पत्र में अगर ये कहता है ये तो राजनीतिक सवाल है, मैंने किसको वोट दिया था मैं नहीं बताऊंगा, मैं सच बोलता हूं। उस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी नहीं थी, कोई आंदोलन हुआ नहीं था। मैं गाजियाबाद में रहता हूं, वहां राजनाथ सिंह लड़ रहे थे और एक दूसरा कांग्रेस का आदमी लड़ रहा था। मुझे राजनाथ सिंह के बेहतर उम्मीदवार लगे, मैंने उन्हें वोट दे दी, और मैंने ये सच बोल दिया। तो इसका मतलब मैं बीजेपी परस्त हो गया या बीजेपी से मेरी शुभ चिंता? बिल्कुल नहीं है साहब। अगर मैं किसी पार्टी में ना होता तो मैं अपनी सीट पर तय करता मुझे वोट किसे देनी है। इस बार मैंने शाजिया इल्मी को वोट दी, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि जनरल वीके सिंह को देना चाहिए। जो आदमी कल तक झूठ बोल रहा था कि मैं तो सामाजिक नेतृत्व में हूं, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, अन्ना हजारे जी के आगे पीछे घूम रहा था, उसके बाद मोदी जी के मंच पर चढ़ गया, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए लड़ा और वो अचानक आके गाजियाबाद में लड़के सांसद बनना चाह रहा है। ऐसे आदमी मेरी आस्था नहीं है। शाजिया में आस्था है, वो आपके चैनल में थी, खबर पड़ती थी, अपना कैरियर छोड़कर आई और आंदोलन में लगी, तो मैंने उसे वोट दे दिया। मेरे ख्याल से सच सुनना भी अपने आप में बहुत बड़ा साहस है और कला है, और उसे शायद देश तो स्वीकार कर रहा है, उसे मीडिया को भी स्वीकार करना चाहिए। कुमार विश्वास, आपने कहा कि आपने माहौल बनाया, स्मृति ईरानी ने आके फसल काटी, तो इस तरह की चीजें देश में बाकी हिस्सों में भी देखने को मिली, दिल्ली में भी मिली। संगीता जी, आप ऐसा कह रहे थे कि जहां जहां माहौल बना रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, स्मृति ईरानी उसी रूट पे जा रही थी, वहीं पे जा रही थी। मेरा सवाल आपसे यह है कि पहुंच रही थी। हाँ, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पे खुद को पेश नहीं कर पाई लोगों के सामने। इसमें कहां पर पार्टी से गलती हुई, पार्टी और नेतृत्व? क्या वो संदेश था जो लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, कन्विंस नहीं कर पाया कि वो वाकई में नेतृत्व दे सकता है, इवन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक में? देखिए, तीनों बातें आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमने एक लगातार आंदोलन करके पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने एक माहौल बनाया। जब तक हम सामाजिक आंदोलन थे उसमें भाजपा और संघ के जो अनुषंगिक क्षेत्र थे वो भी लगे रहे। उन्हें लगा कि मुरली ये बजा लेंगे, भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, नाच हम दिखा देंगे। लेकिन जब हमने कहा आप भी भ्रष्टाचारी हो, आप अपने ऐसे लोगों को रखे हुए, आप लोकायुक्त नहीं बना रहे हो, आप लोकपाल पे साथ नहीं खड़े हो, तो वो बिछड़ गए और हमारी पॉलिटिकल पार्टी के वो खिलाफ बोलने लगे। हमारे पास ब्रांडिंग के लिए पैसा नहीं था। हिंदुस्तान के जिस मेट्रो में जाइएगा वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, आने वाले हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बार मोदी सरकार, जहां जाइए फ्लाईओवर रंगे पड़े थे। ये पैसा कहां से आया? चैनल ने आज तक इसका सवाल नहीं उठाया। ऐसा कैसे हुआ कि चुनाव से ठीक पहले ही एक आयुर्वेदिक कंपनी के विज्ञापन चैनलों पर ज्यादा आने लगे, जिस आयुर्वेदिक कंपनी के स्वामी भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं, उसके माध्यम से पैसा फंड किया गया चैनलों को, और चैनलों पर ऐसा माहौल बनाया गया कि मोदी आने वाले हैं। तो हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास लोग नहीं थे। मैं खुद कह रहा हूं, पूरा सुन लीजिए। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास उतने लोग नहीं थे, और आप सही कह रही हैं कि हम जो कम्युनिकेशन हमारी जान समझा जाता था। पैसे नहीं थे, लोग नहीं थे, फिर 400 से ज्यादा सीटों पर क्यों लड़े? था कि जन लोकपाल क्या है, सरकारी लोकपाल क्या है। जी, लोग उम्मीदवार थे, लोग कह रहे थे मैं सच्चा आदमी में लड़ूंगा, तो क्या 15,000 वोट के लिए उसे लड़ना नहीं चाहिए? उसे लड़ना चाहिए। हम नेशनल पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश हुए, हमने पंजाब में दूसरे नंबर की पार्टी आए, दिल्ली में आप लोग एग्जिट पोल में हमें 37% दे रहे हैं, हम 27% में थे, 10% हम ऊपर उठ गए। राजस्थान में आप 17% दे रहे हैं, हम कहीं नहीं थे। तो हमने एक नेशनल स्पेक्ट्रम बनाया और एक वैकल्पिक राजनीति करना सिखाई। मुझे बताइए, आपकी एक रणनीति थी ना राष्ट्रीय पार्टी बनना, नेशनल पार्टी बनना आपकी एक रणनीति थी, आप मानिए इसे। फिर नहीं, इसमें रणनीति क्या है? आपको भाजपा और कांग्रेस को अगर चुनौती देनी है, अगर आपको वैकल्पिक राजनीति देनी है, तो पौंडीचेरी में चुनाव लड़के थोड़ी दोगे आप पूरे देश में चुनाव लड़ोगे, आप पूरे देश में अपना कार्यकर्ता खड़ा करोगे, पूरे देश में अपना वोटर खड़ा करोगे। आपने कहा कि हमको पाठ सिखाने गए थे कि भाई जनता के बीच नेताओं को जाना चाहिए। अगर हमको 50,000 वोट मिले, हाँ हम गए ना, तो दिखाया ना। और अभी आप कह रहे हैं कि हमारी रणनीति थी राष्ट्रीय पार्टी। राहुल गांधी 6:30 बजे सुबह उतरे। नहीं, आपने मुझसे कहा तो मैंने कहा ये भी एक काम है कि आपको राष्ट्रीय पार्टी बनना है, ये भी एक काम है कि आपको वैकल्पिक राजनीति सिखानी है, और ये भी एक काम है कि आपको नंबर ऑफ सीट्स लाना है। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप हो जो अंदर खड़ा होकर बोले। जब पूरा देश चुप हो जाए, ये दोनों पार्टियां आपस में मिल जाएं जैसे कोयले में मिल गई थी, तब हमारा एक सांसद हो चाहे 10 सांसद हो, देश उसकी तरफ देखे और बोले कि आम आदमी पार्टी वाले बोलेंगे यार, अब सब चुप हो गए, अब आम आदमी पार्टी वाले आवाज उठाएंगे। और संसद में हम वो दिन देखना चाहते हैं
क्या आप नहीं देखना चाहते? अच्छा आप मुझे बताइए, अगर मैं और राहुल गांधी लड़ रहे हो, व्यक्ति के नाते आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी पार्लियामेंट में बैठेंगे, मैं पार्लियामेंट में बैठूं? आप अपने मन से बता दीजिए, पत्रकार हुए बिना। जी कुमार विश्वास, मेरा अगला सवाल आप सुन लीजिए। सवाल ये है कि आप 4-5 महीने तकरीबन आप अमेठी में रहे, लेकिन अमेठी में रहने के बाद अब लग रहा है कि आपकी हार वहां पर हो रही है, तो अब क्या आप अमेठी कभी जाएंगे या अमेठी छोड़ देंगे? मैं तो कल ही अमेठी जा रहा हूं और मैंने वहां घर ले रखा है, मैंने वहां ऑफिस ले रखा है, संगठन का निर्माण कर रहा हूं। जिन लड़कों को, अमेठी के जिन लोगों को खड़ा किया है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, राहुल गांधी और उसके गुंडों के अहंकार और उनके हमलों से लड़ने के लिए खड़ा किया, उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं आप? वहां ब्लॉक पर संगठन का निर्माण किया जाएगा, गांव में आम आदमी पार्टी की यूनिट बनाई जाएगी और लड़ा जाएगा। चुनाव राजनीति का एक छोटा हिस्सा है, चुनाव राजनीति नहीं है। चुनाव खत्म हो गया, राजनीति शुरू होगी अब अमेठी की। अब अमेठी बताएगी कि अगर सांसद नहीं मिलेगा तो सांसद को बताया जाएगा कि अमेठी में घुसेगा कैसे। चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे राहुल गांधी हो। अगर राहुल गांधी 6-6 महीने नहीं आएंगे तो दिल्ली आके घेराव किया जाएगा उनका। कुमार विश्वास, आप कह रहे हैं कि अमेठी में रहेंगे, अगर मान लीजिए दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होते हैं और एक बड़े नेता को हराने के लिए आपको दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी कहती है, तो क्या करेंगे? अमेठी छोड़ेंगे, आके लड़ेंगे यहाँ से? ये तो संगीता जी बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है। ऐसा होता है तो वैसे कैसे होगा? ऐसी स्थिति सामने आ सकती है ना। लेकिन अमेठी मेरा कार्यक्षेत्र है, अमेठी मेरा घर है। लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? दिल्ली में आके लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? चुनाव नहीं लड़ना है, मैं चुनाव के लिए नहीं हूँ। लेकिन मुझे कहा गया राहुल गांधी के खिलाफ लड़े, तो मैं जाकर लड़ गया। मुझे पता नहीं है कि पार्टी क्या निर्णय लेगी, पार्टी में क्या आगे चलेगा, दिल्ली में हम किस तरह से लड़ेंगे, दिल्ली में मेरी कितनी आवश्यकता पड़े। अमेठी का मतलब ये नहीं है कि मैं अब 30 दिन अमेठी रहूंगा। मेरा मतलब है कि अमेठी और दिल्ली और गाजियाबाद के बीच जिस तरह के मैं रहा करता था उसी तरह मैं रहूंगा। अभी चुनाव थे तो 4 महीने लगातार था, लेकिन अमेठी लगातार जाएंगे, वहां संगठन बनाएंगे। कोई भी संकट किसी कार्यकर्ता को होगा, किसी आदमी को होगा, तो जाके उसके लिए लड़ेंगे, जिला प्रशासन से लड़ेंगे। अभी तो मेरे खिलाफ केस इतने हैं कि मुझे वैसे ही जाना पड़ेगा लगातार। 256 रुपए एक पत्रकार की जेब से छीनने तक का केस है। यानी कि कुमार विश्वास अपनी नौकरी, अपने कवि सम्मेलन छोड़ के अमेठी इसलिए गया था कि एक स्थानीय अखबार के एक स्थानीय कैमरामैन की जेब से 256 रुपए छीन सकूं। उसने भी मेरे खिलाफ मुकदमा कर रखा है, तो उस भाई से भी पूछना है कि भैया 256 रुपए वापस दे रहा हूं, माफी मांगता हूं, पर ये मुकदमा वापस ले, अन्यथा चल मुकदमा लड़ ले। तो अमेठी तो जाना पड़ेगा। आई वॉज एवर ए वॉरियर, आई एम ए वॉरियर और एंड विल बी ए वॉरियर। मैं योद्धा था, योद्धा हूं और योद्धा रहूंगा। आपकी जो पार्टी है उसकी किसी भी सर्वे में दहाई में संख्या नहीं आ रही है, ऐसे में आम आदमी पार्टी का आप एक राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? सीटों से राजनीतिक भविष्य थोड़ी होता है विजय जी। अभी आपने कहा, आप कितनी बातें बदलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि लोग भी जिताने हैं, अंदर भी खड़ा होना है, विरोध भी करना है। आपको क्या लगता है कितनी जितने आएंगे? एक भी आएगा, एक भी आएगा। मैं कह रहा हूं एक भी आएगा तो वो अलग दिखेगा सदन में। एक आदमी दिखेगा कि ये आदमी है, और अकेला आदमी काफी होता है। 10 जीतेंगे तो 10 दिखाई देंगे, 50 जीतेंगे तो 50 दिखाई देंगे, 20 जीतेंगे तो 20। संसद के अंदर आपको क्या बात रखनी है, आपका सांसद क्या बोलने वाला है, कम से कम वो ये नहीं करेगा कि वेल में जाके वो कपड़े फाड़ रहा है या कागज फाड़ रहा है। वो ये नहीं करेगा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो वो बीच में उठा के नारे लगा रहा है। लोग उस रूप में आपसे जुड़ पाएंगे क्या? लेके बहिर्गमन कर गया। वो ये नहीं करेगा कि चुनाव के, अरे जुड़ेंगे, एक दिन का आज भी जुड़े हैं ना। ये 14% कौन लोग हैं जिन्होंने राजस्थान में वोट दी? ये 37% दिल्ली में कौन लोग हैं जिन्होंने हमने वोट दी? नतीजे आने के बाद 37% की चिंता ना करके उन 63% की चिंता करूं जिन्होंने वोट नहीं दी। तो ये तो आप एग्जिट पोल पे चर्चा कर रहे हैं ना विजय जी, तो एग्जिट पोल पे ही चर्चा मैं कर रहा हूं। नतीजे पर नहीं चर्चा कर लेंगे किसने वोट दी किसने नहीं दी। आप ही के नतीजे मान लिए जाएं तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमको 26% पंजाब में वोट दी। तो इन 26% की उम्मीदों पर खरा उतरना है, और जिन्होंने नहीं दी उन्हें अपनी राजनीति की तरफ लेकर आना है। यही एक राजनीतिक दल का काम होता है और यही करेंगे। लेकिन पंजाब और दिल्ली के बाद आपका कुछ अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों है? उसके अलावा आप कहीं छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं अगर एग्जिट पोल के अनुमान देखें तो? ये ऐसा इसलिए है कि जिन कंपनियों ने इन चुनाव में पैसा लगाया है वो एग्जिट पोल के सहारे अगले 4 दिन अपना सेंसेक्स का शेयर बढ़ाएंगे और 15 तारीख को शेयर को बेच देंगे। जो 5000 करोड़ रुपए लगाया था मोदी जी के पीछे वो शेयर में निकल आएगा। एग्जिट पोल टाटा फिर आगे चलो गलती। आप में से कभी किसी ने गलती मानी? आप में से किसी ने अपने दर्शकों से कहा जी पिछले चुनाव में हमने गलत दिखा दिया तो सॉरी माफी मांगते हैं, अगली बार ठीक कर लेंगे? कुछ भी नहीं। एग्जिट पोल था जी, नहीं निकला। राहुल गांधी फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं, स्मृति ईरानी सेकंड, कुमार विश्वास थर्ड। अब अगर उल्टा हो जाए, कुमार विश्वास फर्स्ट आ जाए, स्मृति सेकंड आ जाए, राहुल गांधी तीसरे नंबर पे आ जाए, मानी गई आप क्या करेंगे? डिस्क्लेमर गलतियां मानी गई है कुमार साहब, मीडिया ने अपनी गलतियां मानी है, तब तक माफी भी मांगी है। चाहे 2004 के चुनाव हो, 2009 के, उससे पहले राजस्थान के एक बड़े अखबार ने बिल्कुल पहले पेज पर संपादकीय लिखकर माफी मांगी थी। एक और बड़े ग्रुप ने माफी मांगी थी। ये शेयर का खेल है,
ये शेयर का खेल है, सेंसेक्स का खेल है, कोई एग्जिट पोल नहीं है। ये अलग अलग, अब आप कैसे सोच सकते हैं 220 से लेकर 380 दे दिए, कहां रेंज मानूं? वो भी मैं भी आपसे कह रहा हूं, हमारी 5 से लेकर 50 सीटें आएंगी। अब आप करते रहिए आकलन, 5 आएंगी कि 50 आएंगी, ये क्या आकलन हुआ? एक ने कहा 220 आएंगी, एक ने कहा 380 आएंगी। इनकी भाई आएंगी, शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो सरकार बनाए, हमारा एक भी आएगा। अच्छा बताइए, जब हमने आंदोलन शुरू करा तब तो हमारा कोई सांसद नहीं था, तब भी हम इस देश के मुख्य विपक्ष थे। जहां भाजपाई चुप हो गए वहां हम बोले, रॉबर्ट वाड्रा पे भाजपाई चुप हुए हम बोले, सलमान खुर्शीद पे भाजपाई चुप हुए हम बोले, कोयला पर भाजपाई चुप हुए हम बोले। हर काम में हमने सड़क पर जाकर आंदोलन किया, सोनिया गांधी के दरवाजे पे प्रदर्शन किया, हम पिटे, लाठियां खाई, गुड़िया पर चुप हुए हम बोले, दामिनी पर चुप हुए हम बोले। हम इस देश के मानक विपक्ष, इस देश की जनता ने स्वीकार कर रखा तो यही ना कि आप लोग सिर्फ बोलते रहे, लोगों को लगा कि आप सिर्फ बोलने वाली पार्टी है। कुमार विश्वास जी, दिक्कत ये है कि लोगों को ये लगा कि आप बोलते रहे, सिर्फ बोलने वाली पार्टी है, करने का मौका आया तो आप पीछे हट गए दिल्ली में, तो उसका असर कहीं हुआ? नहीं, दिल्ली में हमको उतना बहुमत नहीं मिला। हम दिल्ली की जनता से यही कह रहे हैं कि भाई हम वो लोग नहीं है कि हम पास नहीं कर पाए जन लोकपाल फिर भी मुख्यमंत्री बने रहे। ये नहीं चल सकता हमसे, आत्मा गवाही नहीं देती साहब इस काम के लिए। हमें आप 38 सीट दे दीजिए, 40 सीट दे दीजिए, हम पास करके दिखा देंगे। अगर कांग्रेस फिर बिना समर्थन के, हरियाणा में चुनाव कुमार साहब, अगर कांग्रेस बिना किसी शर्त के अभी फिर आपको समर्थन दे देती है तो दिल्ली में एक बार फिर आप सरकार बनाएंगे? विजय जी, मेरे को एक बात बहुत अजीब सी लगती है और मैं कई बार आपसे और सबसे बात कर चुका हूं, या तो इस देश के पत्रकारों को अल्पमत की सरकार और समर्थित सरकार का अंतर पता नहीं है। जब वो अल्पमत की सरकार, ये बात कहते हैं कि चलिए आपकी बात मान ली मैंने, अल्पमत की सरकार चलाई, हमने किसी अगर समर्थन फिर नहीं मौका मांगा। देती है कांग्रेस आपको अल्पमत अरे सर, अगर मेरे 5 सांसद आए, मैं तो विजय जी ये कह रहा हूं 5 सांसद आए और देश की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने ये कहा कि हम आम आदमी पार्टी के मुद्दों के साथ सरकार बनाओ, हम अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे, हम 5 आदमियों से चलाएंगे ना, चला के दिखाएंगे। जिस दिन इन्हें गिरानी हो गिरा दें। हमें काम करना है कि ये देखना है कि हमारे साथ समर्थन किसका है किसका नहीं। हमने नहीं मांगा कांग्रेस से समर्थन, कांग्रेसी ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, खुद ही ट्रैप हो गए। में मौका मिला कुमार विश्वास तो काम क्यों नहीं किया? 49 दिन की सरकार वाले खड़े होकर बोले हम 40 लोग, हमने 49 दिन की सरकार बनाने के बाद आप चले गए। खुद अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही, खुद अरविंद केजरीवाल ने ये माना कि हाँ, हमसे जल्दबाजी में फैसला हुआ है। क्या आपको भी लगता है? अच्छा मुझे ये बताइए, हमने 49 दिन की सरकार चलाई, हमने शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर कराई, हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर कराई, हमने ऑडिट कराया। आप वसुंधरा राजे से पूछिए कि मैं रॉबर्ट वाड्रा की इतनी जमीन पड़ी है, आज तक एफआईआर क्यों नहीं कराई? आप पूछिए ना उनसे। बहुत चिल्ला रहे थे वो लोग तो भाजपाई कि हम देख लेंगे जीजा जी की जमीन यहाँ पड़ी। अब क्या हुआ? जीजा जी के साथ हाथ कैसे मिल गए? मोदी जी प्रधानमंत्री बने नहीं है, अभी से चैनलों पे कह रहे हैं विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे हम। विक्टिमाइजेशन मतलब, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कुमार विश्वास, मोदी को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल गुजरात तक चले गए, आपने तमाम बातें तक कर दी, लेकिन फिर भी मोदी को रोक नहीं पाए। मोदी का एक मुद्दा छाया रहा इन चुनावों में। बहुत बहुत शुक्रिया बेबाकी से आपने सवालों का जवाब दिया। विजय विद्रोही, संगीता तिवारी भी हमारे साथ जुड़े रहे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।